जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास डेली चलती है रोज़ शाम को 6 बजे और इसमें हम रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो क्वेश्चन मैं कराती हूँ वो सब के सब प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको लगाते हैं। गीता का परिचय देते हुए भानु कहता है, ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और अपना रिलेशन फाइंड करते जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गीता का परिचय देते हुए भानु कहता है कि वह, यानी कि गीता की बात कर रहा है। ठीक है, गीता का परिचय देते हुए भानु कहता है कि वह, यानी कि गीता, मेरी नानी या दादी की, यानी कि किसकी, भानु के माता या पिता, माता या पिता के क्या कह रहा है, दादी या नानी, दादी या नानी। यदि भानु के पिता की बात हो रही है तो दादी हो गया और अगर माता की बात हो गई तो नानी हो गया। तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है कि दादी है कि नानी है, तो इसलिए हम दोनों को लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि वह मेरी, यानी कि गीता, मेरे दादी या नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि नानी की बात हो रही है। अगर हम दादी की बात, एक बार हम नानी को लेके चलते हैं, एक बार हम दादी को लेके चलते हैं। तो अगर नानी को लेके चलेंगे, इकलौती पुत्री यानी कि भानु की माता, और इकलौती पुत्री की पुत्री यानी कि भानु की बहन कौन है, गीता। ठीक है, तो यानी कि गीता कौन हो गई, भानु की बहन हो गई। ये हमने नानी को लेके चला। अगर हम दादी को लेके चलेंगे तब क्वेश्चन के हिसाब से दादी की इकलौती पुत्री यानी कि भानु के पिता की बहन, ठीक है, पिता के बहन की पुत्री वो क्या हुई, वो भी भानु की कज़न सिस्टर हुई। ठीक है, वो भी भानु की सिस्टर हुई। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहन। ऑप्शन नंबर इसमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि भानु का गीता से क्या संबंध है, मतलब ये बताना है कि भानु गीता का क्या होगा, तो भानु गीता का भाई होगा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध विक का बताना है। देखिए, हृदय और उसके रोग से संबंधित विज्ञान को, साइंस को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। उसी तरीके से विक और उसके संबंधित रोग को, उस विज्ञान को, उसे क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नेफ्रोलॉजी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाएगा। यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए गए हैं, खेल, शतरंज और टेनिस। आपको इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम खेल के लिए एक सर्कल बना लेते हैं। खेल के लिए हमने ये सर्कल बना लिया। ठीक है, शतरंज क्या होता है, शतरंज एक तरह का खेल होता है, आप सभी लोगों ने खेला होगा। ठीक है, तो खेल के अंदर शतरंज आ जाएगा। ठीक है, टेनिस की बात करें तो ये भी एक गेम होता है, तो खेल के अंदर टेनिस भी आ जाएगा। लेकिन शतरंज का और टेनिस का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, इसलिए हमने अलग अलग सर्कल बनाए हैं। तो यहाँ से हमारा क्या डायग्राम बन के तैयार हुआ, इस तरीके का, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, और ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में रेणु की रैंक नीचे से 15वीं है। ठीक है, यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, नीचे से कितनी रैंक है, उसकी 15वीं रैंक है, और ऊपर से उसकी रैंक पूछा गया, और पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 30। तो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि हम 30 में 15 का माइनस करेंगे। ठीक है, 15 आ जाएगा और उसमें +1 करेंगे तो रेणु की रैंक निकल आएगी। ठीक है, एक तरीका ये भी है कि जब नीचे से उसकी रैंक 15वीं है और हम 30 में 15 को घटाएंगे तो 15 आएगा, यानी कि ऊपर कितने बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, और ऊपर से गिना जाए तो रेणु की रैंक क्या हो जाएगी, 15 + 1 16वीं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 16वीं रैंक। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें एक प्रश्न दिया गया है और आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तर्क इस प्रश्न की पुष्टि करता है। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे और फिर तर्क के हिसाब से अपना आंसर देंगे। देखते हैं कि कौन सा तर्क इस प्रश्न की पुष्टि करता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या बैंकिंग के क्षेत्र में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या बैंकिंग के क्षेत्र पर हड़तालों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब हम अपना तर्क पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा तर्क इस प्रश्न की पुष्टि कर रहा है। तो तर्क नंबर फर्स्ट कह रहा है कि नहीं, हड़तालों पर प्रतिबंध से श्रम अधिकारों की अवहेलना होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया गया उस हिसाब से हमारा तर्क क्वेश्चन की पुष्टि कर रहा है, तो ये तो हमारा तर्क फर्स्ट सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, हाँ हड़तालों से लोगों को कठिनाई होती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़ताल होगी तो लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमारा दोनों तर्क बिल्कुल सही है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, आपको अलग वाले को चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है चांदी, फिर पीतल, सोना और एल्युमिनियम। देखिए यहाँ पे जो पीतल है ये एक मिश्र धातु है। कैसी है, ये मिश्र धातु है। बाकी चांदी, सोना, एल्युमिनियम ये सब एलिमेंट है। ठीक है, पीतल मिश्र धातु है, बाकी ये सब तत्व हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, पीतल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सीरीज़ दी गई है और सीरीज़ की अगली वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब इस तरीके से क्वेश्चन आया करें सीरीज वाले, और क्वेश्चन का जो लेवल हो वो ऐसा हो कि पहले छोटी संख्या हो, फिर बड़ी संख्या हो, फिर उससे बड़ी हो, इस तरीके से हो, और उनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले हम ट्रिक क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद हम अदर ट्रिक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर 10 और 18 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 8 आएगा। 18 और 28 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पे +2 का गैप हो रहा है, यदि हम आगे +2 करते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 12। यानी यहाँ पे कोई जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू का और 28 के बीच की गैपिंग 12 होनी चाहिए। तो यदि हम इन्हें ऐड कर दें तो 40 आ जाएगा। 40 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में, देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। किसी कूट भाषा में वर्बल को चेंज किया गया है, किसमें, EVI/ZO में। उसी तरीके से आपको मॉडर्न को चेंज करना है। ठीक है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहली ट्रिक लगती हो प्लेस वैल्यू की, कि सबकी प्लेस वैल्यू लिख के फिर अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी ट्रिक लगती है कि सभी लेटर्स के अपोजिट लेटर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरी ट्रिक यूज की गई है, अपोजिट लेटर। देखिए V का अपोजिट लेटर E होता है, E का V होता है, R का I होता है, B का Y होता है, A का Z और L का O होता है। सेम ट्रिक हम मॉडर्न में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, सेम ट्रिक हम मॉडर्न में यूज़ करेंगे। तो N का अपोजिट लेटर N होता है, O का L होता है, D का W होता है, E का V होता है, ठीक है, R का I और N का M होता है। तो यहाँ से NLWVIM हमारा आंसर निकल के आई है, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 वर्षों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, उसका चयन कीजिए। बाकी जो सभी असंगत है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ईयर के, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ईयर अलग होगा। दोस्तों आपने लीप ईयर के बारे में सुना होगा, ठीक है, किसके बारे में, लीप ईयर के बारे में। आपको पता होगा कि लीप ईयर हर 4 साल में आता है, और लीप ईयर की सबसे अच्छी परिभाषा है कि वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और ऐसे नॉर्मल ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं। ठीक है, ये होती है लीप ईयर की डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखिए लीप ईयर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, साल में 366 दिन होते हैं, क्योंकि इसमें फरवरी 28 की नहीं बल्कि 29 दिन की होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2004 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में लव को 54 और उसी कूट भाषा में टीयर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कूट भाषा वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी कूट भाषा वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहले ट्रिक क्या यूज़ करनी है हमें, सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू की ट्रिक यूज़ करनी है। हमें सबके प्लेस वैल्यू निकाल लेने हैं, उनके एडिशन कर लेना है या सब्सट्रैक्शन कर लेना है, किसी तरीके से उसी तरीके से आंसर निकालने की कोशिश करनी है। या फिर ऐसा कूट भाषा दिया हो कि 2 वर्ड आपको दिए हो और उसी 2 वर्ड से बनाकर एक वर्ड दे दिया गया हो और आपसे आंसर पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केवल एक वर्ड दिया गया है। चलिए हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। यदि L की प्लेस वैल्यू देखी जाए तो 12 होती है, O की 15, V की 22 और E की 5 होती है। इन सबको यदि ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। ठीक है, सेम ट्रिक हमें टीयर में भी यूज़ करनी है।
तो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ई की होती है 5, ए की 1 और आर की 18। इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 44। हमारा आंसर क्या जाएगा 44, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।